हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी। अध्याय 1। उल्लू खत लेकर आए। हैरी पॉटर कई मायने में बहुत ही असामान्य बच्चा था। एक बात तो यह थी कि उसे गर्मी की छुट्टियां बहुत बुरी लगती थी। दूसरी बात यह थी कि वह सचमुच अपना होमवर्क करना चाहता था, लेकिन उसे रात में सबसे छिपाकर चोरी से अपना होमवर्क करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह एक जादूगर था। लगभग आधी रात का समय था। हैरी पेट के बल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके सिर के ऊपर कंबल किसी टेंट की तरह पड़े थे। उसके एक हाथ में टॉर्च थी और वह चमड़े की जैकेट वाली एक बड़ी सी पुस्तक बाथिल्डा बेकशॉट की जादू का इतिहास पढ़ रहा था, जो तकिए से टिकी थी। और हैरी ने बाज के पंख वाली अपनी कलम को पेज पर घुमाया। वह पुस्तक में ऐसी लाइनें ढूंढ रहा था जिससे उसे अपना निबंध लिखने में मदद मिली। निबंध का विषय था 14वीं सदी में जादूगरनियों को जलाना पूरी तरह अर्थहीन था। विवेचना कीजिए। उसकी कलम एक अच्छे दिखने वाले पैराग्राफ पर ठहर गई। हैरी ने अपने गोल चश्मे को नाक के ऊपर धकेला, अपनी टॉर्च को पुस्तक के पास ले गया और पढ़ने लगा। जादू न जानने वाले लोग, जिन्हें आमतौर पर मगलू नाम से जाना जाता है, मध्य युग में जादू से बहुत डरते थे, परंतु उन्हें उसकी सही पहचान नहीं थी। वे असली जादूगर या जादूगरनी को कभी कभार ही पकड़ पाते थे, और जब ऐसा होता था तब भी उस पर जलाने का कोई असर नहीं होता था। जादूगर या जादूगरनी एक आसान आग-रोधक मंत्र पढ़ देते थे और फिर दर्द से चीखने का नाटक करते थे, जबकि उन्हें सिर्फ हल्की सी गुदगुदी महसूस होती थी। दरअसल वेंडलिन नामक जादूगरनी को तो जलाया जाना इतना पसंद था कि उसने खुद को विभिन्न वेशों में 47 बार पकड़वाया। हैरी ने कलम अपने दांतों के बीच में रख ली। इसके बाद उसने तकिए के नीचे रखी दावत और चर्मपत्र की तरफ हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे और बहुत सावधानी से उसने दावत का ढक्कन खोला। उसने अपनी कलम डुबाई और लिखना शुरू किया। वह थोड़ी थोड़ी देर में रुककर सुन लेता था, क्योंकि अगर रसली परिवार के किसी सदस्य ने बाथरूम जाते समय उसकी कलम की आवाज़ सुन ली तो उसकी खैर नहीं थी। उसे शायद पूरी छुट्टियों में सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी में बंद कर दिया जाएगा। प्रिवी ड्राइव के मकान नंबर 4 में रहने वाले डर्सली परिवार के कारण ही हैरी को गर्मी की छुट्टियां बहुत बुरी लगती थी। वर्नन अंकल, पेटूनिया आंटी और उनका पुत्र डडली हैरी के इकलौते जीवित रिश्तेदार थे। वे मगलू थे और जादू के प्रति उनका नज़रिया 14वीं सदी के लोगों जैसा ही था। हैरी के माता पिता जादूगर थे, लेकिन डसली परिवार में उनके नाम का जिक्र तक नहीं होता था। पेटूनिया आंटी और वर्नन अंकल को आशा थी कि अगर उन्होंने हैरी को दबा कर रखा तो उसका जादू बाहर नहीं आ पाएगा। बहरहाल उनकी चाल कामयाब नहीं हुई, जिससे वे बहुत गुस्से में थे। अब उनके मन ही में दहशत थी कि कहीं किसी को यह पता न चल जाए कि हैरी पिछले 2 सालों से हॉगवर्ट्स जादू और तंत्र के विद्यालय में पढ़ रहा है। अब डर्सली दंपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना ही कर सकते थे कि गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही हैरी की जादू की किताबें, छड़ी, कड़ाही तथा झाड़ू को ताले में बंद कर दें और उसे पड़ोसियों से बातें न करने दें। अपनी जादू की किताब के ताले में बंद हो जाने से हैरी बहुत परेशान था, क्योंकि हॉगवर्ट्स के टीचर्स ने छुट्टियों के लिए उसे ढेर सारा होमवर्क दिया था। हैरी के सबसे कम प्रिय टीचर प्रोफेसर स्नेप ने उसे एक बहुत मुश्किल निबंध दिया था, जो सिकोड़ने वाले कागज पर था। अगर हैरी ने स्नेप का होमवर्क नहीं किया तो उन्हें मज़ा आ जाएगा और हैरी को 1 महीने की सज़ा देने का बहाना मिल जाएगा। इसलिए अब छुट्टियों के बाद पहले ही सप्ताह में हैरी को मौका मिला तो उसने लाभ उठाया कि लिया था। उस वक्त वर्नन अंकल, पेटूनिया आंटी और डडली सामने वाले बगीचे में थे। वे वहाँ पर वर्नन अंकल को कंपनी से मिली कार देखने गए थे, जिसकी उन्होंने बहुत तेज़ आवाज़ में तारीफ की ताकि पड़ोसी सुन ले और उसे देख ले। हैरी ने
देर नहीं की, वह बगैर आवाज़ किए जल्दी से नीचे सो गया। सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी का ताला तोड़ा, उसमें से अपनी कुछ पुस्तकें निकाली और उन्हें अपने बेडरूम में छिपा लिया। जब तक कि चादरों पर स्याही के निशान न रहे, तब तक डसली दंपति को यह कभी पता नहीं चल पाएगा कि वह रात में जादू की पढ़ाई कर रहा है। हैरी उस समय अपने अंकल आंटी से कोई पंगा मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वे पहले से ही उससे उकड़े हुए थे। इसका कारण यह था कि स्कूल की छुट्टियां शुरू होने के कुछ दिन बाद ही उसके एक जादूगर मित्र ने उसे फ़ोन किया था। रॉन वीजली हॉगवर्ट्स में हैरी के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था। उसके परिवार में सभी जादूगर थे। इसका मतलब यह था कि वह ऐसी बहुत चीज़ें जानता था जो हैरी को मालूम नहीं थी, लेकिन उसने इससे पहले कभी टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं किया था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसका फ़ोन वर्नॉन अंकल ने उठाया। वर्नॉन डर्सली बोल रहा हूँ। संयोग से हैरी उस समय उसी कमरे में था। दूसरी तरफ से रॉन की आवाज़ आते सुनकर वह किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मैं हैरी पॉटर से बात करना चाहता हूँ। रॉन इतनी जमकर चिल्ला रहा था कि वर्नॉन अंकल उछल पड़े। रिसीवर को अपने कान से 1 फुट दूर रखकर वे उसे गुस्से और दहशत भरे भाव से घूरते रहे। फिर वे रिसीवर की तरफ मुड़ मुँह करके दहाड़े, कौन है? तुम कौन हो? रॉन वीजली। दूसरी तरफ से रॉन गरजा। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी जैसे वह वर्नॉन अंकल फुटबॉल के मैदान के विपरीत छोरों से बात कर रहे हो। मैं हैरी का स्कूल का दोस्त हूँ। वर्नॉन अंकल की छोटी आंखें हैरी को घूरने लगी, जो उससे उसी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा था। फिर उन्होंने गरजते हुए कहा, यहाँ कोई हैरी पॉटर नहीं रहता। इस समय उन्होंने रिसीवर को एक हाथ दूर पकड़ रखा था, मानो उन्हें यह डर हो कि इसमें विस्फोट हो सकता है। मैं नहीं जानता कि तुम किस स्कूल का जिक्र कर रहे हो। अब दोबारा कभी फ़ोन मत करना। कभी मेरे घर परिवार के आसपास भी नज़र मत आना। फिर उन्हें रिसीवर को टेलीफोन पर इस तरह पटका जैसे वे किसी जहरीली मकड़ी को पटक रहे हो। उसके बाद जो फसाद हुआ वह बहुत भयानक था। अंकल वर्नॉन ने गरजते हुए और हैरी पर थूक की बौछार करते हुए कहा, अपने जैसे लोगों को यह नंबर देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाहिर है रॉन समझ गया था कि उसके फ़ोन की वजह से हैरी मुसीबत में फंस गया होगा, इसलिए उसने दोबारा फ़ोन नहीं किया। हॉगवर्ट्स में हैरी की एक और अच्छी मित्र हरमाइनी ग्रेंजर ने भी उसे फ़ोन नहीं किया। हैरी को लग रहा था कि रॉन ने हरमाइनी को फ़ोन न करने की सलाह दे दी होगी। यह दुखद था क्योंकि हरमाइनी हैरी की क्लास की सबसे चतुर जादूगरनी थी। उसके माता पिता मगलू थे और वह अच्छी तरह जानती थी कि टेलीफोन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और वह शायद इतनी समझदार भी थी कि वह यह नहीं कहती कि वह हॉगवर्ट्स में पढ़ती है। इस तरह हैरी को 5 सप्ताह तक अपने जादूगर मित्र की कोई खबर नहीं मिली। इस साल की गर्मी की छुट्टियां भी पिछले साल जितनी बुरी बीत रही थी। सिर्फ एक छोटा सा सुधार हुआ था। हैरी को इस बात की इजाज़त मिल गई थी कि वह अपनी उल्लू हेडविग को रात में बाहर छोड़ दिया करे। बहरहाल इसके लिए उसे यह वादा करना पड़ा था कि वह उसके माध्यम से अपने दोस्तों को खत नहीं भेजेगा। वर्नॉन अंकल ने यह इजाज़त मजबूरी में दी थी, क्योंकि अगर हेडविग को 24 घंटे पिंजरे में बंद रखा जाता तो वह बहुत ही हुड़दंग मचा देती थी। वेंडेलिन नामक जादूगरनी के बारे में लिखने के बाद हैरी एक बार फिर यह सुनने के लिए रुका कि कोई जाग तो नहीं गया। अंधेरे घर की खामोशी में सिर्फ उसके मोटे मोसरे भाई डडले की खर्राट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, बहुत रात हो गई है। हैरी की आंखें थकान के मारे जल रही थी। शायद वह इस निबंध को कल रात को पूरा कर लेगा। उसने अपनी दवात का ढक्कन बंद किया और अपने बिस्तर के नीचे तकिए का एक पुराना कवर निकला। फिर उसने टॉर्च, जादू का इतिहास, अपना निबंध, कलम और दवात उस तकिए के कवर में भरे। इसके बाद वह बिस्तर से उतरा और सामान बिस्तर के नीचे वाले फर्श पर रखे उखड़े हुए बोर्ड के नीचे रख दिया।
फिर वह खड़ा हुआ, हाथ फैलाकर अंगड़ाई ली और बिस्तर के पास वाली टेबल पर रखी चमकने वाले अलार्म घड़ी में समय देखा। रात के 1 बज चुके थे। हैरी के पेट में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे पता भी नहीं चला था कि वह पूरे 1 घंटे पहले 13 साल का हो गया था। हैरी के बारे में एक और असामान्य बात यह थी कि उसने अपने जन्मदिन से बहुत कम उम्मीदें रहती थी। उसे ज़िंदगी में कभी कोई बर्थडे कार्ड नहीं मिला था। डर्सली दंपत्ति को सालों से हैरी के जन्मदिन को पूरी तरह अनदेखा कर रहे थे और उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि वे इस जन्मदिन को याद रखेंगे। हैरी अंधेरे कमरे में हेडविग के बड़े खाली पिंजरे के पास से होता हुआ खुली खिड़की के पास पहुंचा। वह उसकी चौखट पर झुका। उसे अपने चेहरे पर रात की ठंडी हवा महसूस हुई। कंबलों के भीतर काफ़ी देर तक रहने के बाद उसे यह हवा बहुत अच्छी लग रही थी। हेडविग 2 रातों से गायब थी, लेकिन हैरी इस बात से परेशान नहीं था। वह पहले भी कई बार लंबे समय तक गायब रह चुकी थी। बहरहाल हैरी चाहता था कि हेडविग जल्दी लौट आए। इस घर में वही थी जो उसे देखकर नाक भौं नहीं सिकोड़ती थी। हैरी अपनी उम्र के हिसाब से अब भी थोड़ा छोटा और दुबला दिखता था, लेकिन पिछले 1 साल में वह कुछ इंच लंबा हो गया था। बहरहाल उसके काले बाल अब भी पहले जैसे ही थे। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वे हमेशा बिखरे रहते थे। मोटे चश्मे के नीचे उसकी आंखें चमकदार हरी थी। इसके अलावा उसके माथे पर एक पतला सा निशान भी था, जिसका आकार बिजली चमकने की तरह था। हैरी की तमाम असामान्य चीज़ों में यह निशान सबसे असाधारण बात थी। डर्सली दंपति 10 साल तक उसे यह झूठ बोलते आए थे कि यह उस कार दुर्घटना में बना था जिसमें उसके माता पिता की मौत हुई थी, जबकि सच्चाई तो यह थी कि लिली और जेम्स पॉटर की मौत कार दुर्घटना में नहीं हुई थी, उनकी हत्या हुई थी। इस सदी के सबसे भयावह शैतानी जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उन्हें मार डाला था। उसने हैरी को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन हैरी बच निकला। वोल्डेमॉर्ट के शाप से उसके माथे पर सिर्फ यह निशान बना और इसके बाद वोल्डेमॉर्ट के शाप ने पलटकर उसी पर हमला कर दिया। वोल्डेमॉर्ट को जान के लाले पड़ गए और वह भाग खड़ा हुआ। हॉगवर्ट्स में हैरी उससे फिर से मुठभेड़ हुई। अंधेरी खिड़की के पास खड़े खड़े जब हैरी ने वोल्डेमॉर्ट से अपनी आखिरी मुठभेड़ याद की, तो उसको यह मानना पड़ा कि अपने 13वें जन्मदिन तक पहुंचना उसकी खुशकिस्मती थी। हेडविग को तलाशने की कोशिश करते हुए उसने तारों भरे आसमान को गौर से देखा। शायद वह अपनी चोंच में कोई मरा हुआ चूहा लटकता हुए उसके पास आ जाए और शाबाशी की उम्मीद करे। वह छतों के ऊपर के आसमान को यूं ही देखता रहा कि तभी उसे एक बहुत अजीब चीज़ दिखी। उसे स्थिति को समझने में थोड़ा वक्त लगा। चांदनी में हैरी को एक बड़ा और अजीब सा जीव दिखा, जो हर पल बड़ा होता जा रहा था और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसकी तरफ आ रहा था। हैरी एकदम चुपचाप खड़े खड़े उसे नीचे और नीचे आते देख रहा था। एक पल के लिए वह झिझका। उसने अपने हाथ खिड़की के हैंडल की तरफ बढ़ाया। वह इसे बंद करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन तभी वह विचित्र जो प्रिवी ड्राइव के स्ट्रीट लाइट के ऊपर पहुंचा, जिसकी रोशनी में हैरी को पूरी बात समझ आ गई। वह तत्काल एक तरफ हो गया। खिड़की में से 3 उल्लू अंदर आए। उनमें से 2 उल्लुओं ने तीसरे को पकड़ रखा था, जो बेहोश लग रहा था। वे हल्की सी धम की आवाज़ के साथ हैरी के बिस्तर पर उतरे। बीच वाला बड़ा और भूरा उल्लू स्थिर पड़ा रहा। उसके पैर में एक बड़ा सा पार्सल बंधा था। हैरी ने बेहोश उल्लू को तुरंत पहचान लिया। उसका नाम एरल था और वह वीज़ली परिवार का था। हैरी तत्काल बिस्तर की तरफ भागा। उसने एरल के पैरों में बंधी रस्सियाँ खोलकर पार्सल को अलग किया और एरल को हेडविग के पिंजरे की तरफ ले गया। एरल ने धीरे से एक आँख खोलकर धन्यवाद की धीमी आवाज़ निकाली और पानी पीने लगा। हैरी बाकी बचे हुए उल्लू की तरफ मुड़ा। उनमें से उसकी अपनी हेडविग थी, जो बड़ी और सफ़ेद रंग की थी। वह भी एक पार्सल लाई थी, बहुत खुश दिख रही थी। हैरी ने जब उसका पार्सल खोला तो उसने हैरी को अपनी चोंच से प्रेम से कुतरा और फिर वह अपने कमरे में उड़ती हुई एरल के पास जाकर बैठ गई। हैरी तीसरे उल्लू को नहीं पहचान पाया, जो सुंदर और छोटा था। बहरहाल वह तुरंत समझ गया कि यह कहाँ से आया था, क्योंकि तीसरे पार्सल से साथ ही हॉगवर्ट्स की मोहर वाला खत भी था। अब जब हैरी ने उल्लू का पार्सल निकालकर उसे मुक्त किया, तो उसने महत्वपूर्ण दिखाते हुए अपने पंख फड़फड़ाए और खिड़की से बाहर उड़ गया।
हैरी अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने झपट कर एयरल वाले पार्सल को खोला, उठाया और उस पर लिपटे भूरे कागज को फाड़ा। अंदर सुनहरे वर्क में एक तोहफा लिपटा था और उसमें मिलने वाला पहला बर्थडे कार्ड भी था। कांपती उंगलियों से उसने लिफाफा खोला, जिसमें से 2 कागज़ बाहर निकले, एक पत्र और एक अखबार की कटिंग। यह साफ था कि कटिंग जादूगरों के अखबार के दैनिक जादूगर की थी, क्योंकि श्वेत शाम तस्वीरों में लोग हिल-डुल रहे थे। हैरी ने कटिंग उठाई और उसकी तह खोलकर उसने पढ़ा, जादू मंत्रालय के कर्मचारी ने बड़ा पुरस्कार जीता। जादू मंत्रालय के मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग के प्रमुख आर्थर विजली ने दैनिक जादूगर का वार्षिक ग्रैंड प्राइज गैलियन ड्रॉ जीता है। खुशी से झूमते झूमते हुए मिस्टर विजली ने दैनिक जादूगर को बताया, हम इस पैसे से मिस्र में गर्मी की छुट्टियां मनाने जाएंगे, जहां हमारा सबसे बड़ा बेटा बिल जादूगरों की बैंक ग्रीनगॉट में शाप ना सके। विजली परिवार मिस्र में 1 महीने तक ही रहेगा, क्योंकि इस परिवार के 5 बच्चे हॉगवर्ट्स में पढ़ते हैं और उन्हें स्कूल के नए सत्र की शुरुआत के लिए सितंबर में वहां पहुंचना है। हिलती तस्वीर देखकर हैरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि विजली परिवार के सभी सदस्य एक बड़े पिरामिड के सामने खड़े होकर उसकी तरफ जोर जोर से हाथ हिला रहे थे। तस्वीर में मोटी और नाटी मिसेस विजली के साथ गंजे हो रहे लंबे मिस्टर विजली खड़े थे। उनके साथ उनके 6 बेटे और एक बेटी भी थी। हालांकि श्वेत शाम तस्वीर में यह नज़र नहीं आ रहा था, परंतु उन सब के बाल बहुत लाल थे। तस्वीर में एकदम बीच में रॉन खड़ा था। उसका पालतू चूहा स्केबर्स उसके कंधे पर था और रॉन की बाह अपनी छोटी बहन जीनी की कमर में लिपटी थी। हैरी को लगा था कि विजली परिवार को इतना बड़ा इनाम मिलना ही चाहिए था, क्योंकि वे लोग बहुत अच्छे होने के बावजूद बहुत गरीब थे। फिर उसने रॉन का खत उठाया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। प्रिय हैरी, हैप्पी बर्थडे। देखो, मुझे उस फ़ोन वाली घटना के लिए बहुत अफसोस है। मुझे उम्मीद है कि मगलुओं ने तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया होगा। मैंने डैडी से पूछा था और उनका अंदाज़ा यह है कि शायद मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मिस्र का मौसम बहुत अच्छा है। बिल हमें पिरामिडों में घूमने ले गया था और तुम यकीन नहीं कर सकते कि प्राचीन मिस्र के जादूगरों ने उन पर कितने सारे मंत्रों का इस्तेमाल किया है। मम्मी जिनी को आखिरी मकबरे में नहीं जाने दे रही थी। वहाँ पर चोरी से अंदर घुसने वाले मुगलों के कंकाल पड़े थे, जिनके बहुत से सिर और अंग उग गए थे। जब डैडी ने दैनिक जादूगर का इनाम जीता तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। 700 गैलियन! ज़्यादातर पैसे तो इन छुट्टियों पर ही खर्च हो गए, लेकिन मम्मी डैडी मेरे लिए नई जादुई छड़ी खरीदने वाले हैं। हैरी को वह घटना अच्छी तरह याद थी, जब रॉन की पुरानी छड़ी टूट गई थी। यह तब हुआ था जब वे कार उड़ाकर हॉगवर्ट्स जा रहे थे और उनकी कार स्कूल के मैदान में लगे लड़ाकू पेड़ से टकरा गई थी। हम सत्र शुरू होने के लगभग 1 सप्ताह पहले लौटेंगे। इसके बाद मेरी जादुई छड़ी और हमारी नई पुस्तकें लेने के लिए हम लोग लंदन जाएंगे। क्या तुम्हारे मिलने की संभावना है? मगलों की बातों से निराश मत होना, लंदन आने की कोशिश करना। रॉन पुनश्च पर्सी हेड बॉय बन गया है। उसे पिछले हफ्ते यह सूचना मिली थी। हैरी ने तस्वीर को एक बार फिर देखा। हॉगवर्ट्स में 7वें और अंतिम वर्ष में पढ़ने वाला पर्सी बहुत खुश दिख रहा था। उसने अपने हेड बॉय का बैज अपने टॉप पर लगाया था, जो उसके बालों पर खुशनुमा ढंग से रखा था। सिंह के घेरे वाले उसका चश्मा मिस्र की धूप में चमक रहा था। हैरी अब तोहफे की तरफ मुड़ा और उसने उसे खोलने लगा। अंदर उसे एक ऐसी चीज़ दिखी जो कांच के छोटे लट्टू की तरह दिख रही थी। इसके नीचे रॉन की एक और चिट्ठी थी। हैरी, इसे मुखबिर यंत्र कहते हैं। अगर आसपास कोई अविश्वसनीय व्यक्ति हो जो कोई गलत काम कर रहा हो, तो यह चमकने और घूमने लगेगा। बिल कहता है कि यह बेकार है और इसे सिर्फ जादूगर पर्यटकों से पैसे ऐंठने के लिए बेचा जाता है। वह कहता है कि इसका भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछली रात को डिनर के वक्त यह पूरे समय चमकता रहा और शोर मचाता रहा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि फ्रेड और जॉर्ज ने उसके सूप में बीटल्स डाल दिए थे। विदा, रॉन। हैरी मुखबिर यंत्र को अपने बिस्तर के पास वाले टेबल पर रख दिया। वह यंत्र बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा और
और घड़ी की सुइया का प्रतिबिंब दिखाता रहा। कुछ सेकंड तक इसकी तरफ खुशी खुशी देखने के बाद हैरी ने वह पार्सल उठाया जो हेडविग लाई थी। इसके अंदर भी तोहफा, बर्थडे कार्ड और एक पत्र था। यह पार्सल हरमाइनी ने भेजा था। प्रिय हैरी, रॉन ने मुझे पत्र लिखकर बताया कि तुम्हारे वर्नन अंकल से उसने फ़ोन पर किस तरह बात की। मैं आशा करती हूँ कि तुम सही सलामत होगे। मैं इस वक्त फ्रांस में छुट्टियां मना रही हूँ, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारा तोहफा कैसे भेजूँ। मुझे डर था कि कहीं कस्टम वाले तो इसे नहीं खोल लेंगे, लेकिन तभी हेडविग आ गई। मुझे लगता है वह चाहती थी कि तुम्हें इस बार तो जन्मदिन में पर कोई तोहफा मिल जाए। बेटी, उल्लू के माध्यम से ऑर्डर देकर तुम्हारा तोहफा खरीदा है। मैंने दैनिक जादूगर में इसका विज्ञापन देखा था। मैं यहाँ भी वह अखबार ले रही हूँ। जादूगरों की दुनिया की नवीनतम जानकारी रखना अच्छी बात है। क्या तुमने एक सप्ताह पहले इसमें रॉन और उसके परिवार की तस्वीर देखी थी? मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वह बहुत कुछ सीख रहा होगा। मुझे उससे सचमुच ईर्ष्या होती है, क्योंकि प्राचीन मिस्र के जादूगर बहुत ही बढ़िया थे। यहाँ पर मुझे जादूगरी का रोचक स्थानीय इतिहास मिला है। यहाँ सीखी गई बातों को शामिल करने के लिए मुझे जादू का इतिहास का पूरा निबंध दोबारा लिखना पड़ा। मुझे आशा है कि यह ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि प्रोफेसर बीन्स ने निबंध में जितने चर्मपत्र लिखने को कहे थे उससे 2 चर्मपत्र ज़्यादा हो गए हैं। रॉन कह रहा था कि वह छुट्टियों के आखिरी हफ्ते में लंदन जाएगा। क्या तुम उस समय वहाँ आ सकते हो? क्या तुम्हारे अंकल आंटी तुम्हें आने देंगे? काश तुम आ सको। अगर ऐसा नहीं होता तो हम 1 सितंबर को हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पर मिलेंगे। प्रेम सहित हरमाइनी। पुनश्च रॉन ने बताया है कि पर्सी हेड बॉय बन गया है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि पर्सी तो खुशी से फूला नहीं समा रहा होगा। वैसे रॉन इस बारे में ज़्यादा खुश नहीं है। हैरी ने हंसते हुए हरमाइनी का खत एक तरफ रखा और उसका तोहफा उठाया। यह बहुत भारी था। वह हरमाइनी को जानता था, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि उसे ज़रूर कोई किताब भेजी होगी जिसमें बहुत से मुश्किल मंत्र होंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जब उसने कागज़ फाड़ा तो उसका दिल उछल पड़ा, क्योंकि अंदर काले चमड़े में एक चिकनी से केस पर ये सफ़ेद शब्द लिखे थे कि उड़ने वाले झाड़ू की सर्विसिंग किट। वाह हरमाइनी, हैरी फुसफुसाया और किट को देखने के लिए केस को खोला। उसमें फ्लीटवुड हाई फिनिश में हैंडल पॉलिश का एक डिब्बा था। इसके अलावा झाड़ू की पूंछ की सीकों के तराशने के लिए चांदी की चमकदार कैंची थी, और लंबी यात्रा के लिए झाड़ू पर लगाने वाला पीतल का दिशा सूचक यंत्र था। साथ में अपने झाड़ू की बेहतरीन देखभाल खुद कैसे करें की मार्गदर्शक पुस्तिका भी थी। हैरी को हॉगवर्ट्स कि अपने दोस्तों की याद तो आती ही थी। उसने क्विडिच की भी बहुत याद आती थी। क्विडिच जादू की दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल था, जो बेहद खतरनाक और रोमांचक था तथा झाड़ों पर उड़कर खेला जाता था। हैरी बेहतरीन क्विडिच खिलाड़ी था। वह पिछले 100 सालों में हॉगवर्ट्स के किसी भी हाउस टीम में शामिल होने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी था। अपने निम्बस 2000 झाड़ू को हैरी अपने सबसे बहुमूल्य चीज़ों में से एक मानता था। हैरी ने चमड़े की केस को एक तरफ रख लिया और आखिरी पार्सल को उठाया। भूरे कागज पर एक घसीटा छाप लिखाई देखकर वह तत्काल समझ गया कि इसे हैग्रिड ने भेजा था, जो हॉगवर्ट्स का गेम कीपर था। जब उसने कागज की ऊपरी परत फाड़ी तो उसे अंदर किसी चमड़े जैसी हरी चीज़ की झलक दिखी। बहरहाल इसके पहले ही वह उसे पूरी तरह खोल पाता, पार्सल ने उसे एक अजीब सा झटका दिया। उसके अंदर जो भी चीज़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दांत किटकिटा रही हो। हैरी किसी मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा। हालांकि वह यह बात जानता था कि हैग्रिड जानबूझकर उसे कभी खतरनाक चीज़ नहीं भेजेगा, लेकिन दिक्कत यह थी कि हैग्रिड को यह समझ में ही नहीं आता था कि क्या खतरनाक है और क्या नहीं है। हैग्रिड विशालकाय मकड़ियों से दोस्ती करता था, शराब खाने में अजनबियों से 3 सिर वाले दुष्ट कुत्ते खरीदता था और अपने घर में गैरकानूनी ड्रैगन के अंडे रखता था। हैरी ने घबराकर पार्सल में उंगली डाली। अंदर वाली चीज़ ने फिर जोर से दांत किटकिटाए। हैरी ने अपने बिस्तर के पास वाली टेबल पर रखे लैप को एक हाथ में कसकर पकड़ा और उसने अपने सिर के ऊपर उठा लिया ताकि अंदर की खतरनाक चीज़ पर तत्काल वार कर सके। फिर उसने अपने दूसरे हाथों से बाकी कागज़ खींचकर हटा दिए और उसमें से निकलकर बिस्तर पर गिरी एक किताब
हैरी ने इसके सुंदर हरे कवर पर लिखे सुनहरे शब्द पढ़े, भयानक जानवरों की भयानक किताब। इसके बाद उसे कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बाहर आते ही किताब किसी बदमाश केकड़े की तरह बिस्तर पर तिरछी चलने लगी। ओहो, हैरी बुदबुदाया। किताब धम की आवाज़ के साथ बिस्तर से नीचे कूदी और तेजी से कमरे के पार चल दी। हैरी चोरी से उसके पीछे गया। किताब उसकी मेज के नीचे किसी अंधेरे जगह में छिप गई। हैरी ने यह प्रार्थना की, डसली दंपति गहरी नींद में हो। इसके बाद वह घुटने की तरफ बिल बैठा और किताब की तरफ हाथ बढ़ा। आह! किताब ने उसके हाथ पर काट दिया और फिर उसके पास से होते हुए गुजर गई। वह किताब अपने कवर के बल चल रही थी। हैरी झपट कर पलटा, किताब पर छलांग लगाई और किसी तरह उसे काबू में करने में कामयाब हो गया। दूसरे कमरे में वरना अंकल ने नींद में एक जोरदार आवाज़ निकाली। हेडविग और एरल इस घटना को बहुत दिलचस्पी से देख रहे थे। हैरी ने छटपटाती किताब को कसकर पकड़ा। फिर उसने ड्रॉअर से एक पुराना बेल्ट बाहर निकाला, जिससे उसने किताब पर कसकर बांध लिया। भयानक जानवर की भयानक किताब गुस्से से थरथराने लगी। चूंकि अब यह चल भी नहीं सकती थी और काट भी नहीं सकती थी, इसलिए हैरी ने उसे बिस्तर पर पटक कर हैग्रिड का कार्ड उठा लिया। प्रिय हैरी, हैप्पी बर्थडे। हम सोचते हैं कि यह पुस्तक इस साल तुम्हारे काम आएगी। हम खत में ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, तुमसे मिलने पर ही सारी बात बताएंगे। आशा करते हैं कि मगलू तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते होंगे। शुभकामनाओं सहित हैग्रिड। हैरी को यह बात हजम नहीं हुई कि यह काटने वाली किताब उसके किस तरह काम आ सकती है, लेकिन उसे हैग्रिड के कार्ड को भी रॉन तथा हरमाइनी के कार्ड के पास रख लिया और मुस्कुराने लगा। अब सिर्फ हॉगवर्ट्स का खत पढ़ना बाकी था। आमतौर पर हॉगवर्ट्स से जो खत आते थे उस खत में उनसे मोटा था, इसलिए हैरी ने लिफाफे को पेन नाइफ से खोला और अंदर से चर्मपत्र के पहले पृष्ठों को निकाल कर पढ़ा। प्रिय मिस्टर पॉटर, कृपया ध्यान दें कि स्कूल का नया वर्ष 1 सितंबर को शुरू होगा। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस 11 बजे किंग्स क्रॉस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से रवाना होगी। 3rd ईयर के विद्यार्थियों को कुछ सप्ताहांतों में हॉग्समीड गांव में घूमने की अनुमति दी जाती है। कृपया अपने माता पिता का अभिभावक से संलग्न अनुमति पत्र या अभिभावक से संलग्न अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लें। इस वर्ष की पुस्तकों की सूची संलग्न है। आपकी प्रोफेसर एम मैगोनेगल, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस। हैरी ने हॉग्समीड का अनुमति पत्र बाहर निकाल कर उसे देखा। अब उसके चेहरे पर हंसी उड़ गई। हॉग्समीड में घूमने में बहुत मज़ा आएगा। उसे पता था कि हॉग्समीड में सिर्फ जादूगर ही रहते हैं, लेकिन वह कभी वहाँ जा नहीं पाया था। अब समस्या यह थी कि वह वर्नन अंकल या पेटूनिया आंटी से इस अनुमति पत्र पर साइन कैसे करा सकता है। उसने अलार्म घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज चुके थे। हैरी ने फैसला किया कि हॉग्समीड के अनुमति पत्र के बारे में वह सुबह उठने के बाद चिंता करेगा। इसके बाद वह बिस्तर पर पहुंचा और ऊपर लगे चार्ट पर एक और दिन काट दिया। यह चार्ट उसने अपने लिए बनवाया था। इस चार्ट से उसे यह पता चलता था कि हॉगवर्ट्स लौटने में अभी कितने दिन बाकी है। फिर उसने अपना चश्मा उतारा और आंखें खोलकर लेट गया। इसके बाद वह अपने 3 बर्थडे कार्ड्स की तरफ बहुत देर तक देखता रहा। हालांकि हैरी पॉटर बहुत ही असाधारण था, लेकिन इस पल उसे वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा सबको होता है। जिंदगी में पहली बार वह खुश था कि उसका आज जन्मदिन है।